आज हम चैप्टर 5 के वीवीआई क्वेश्चंस यानी चैप्टर 5 जो है हमारा यात्रियों के नज़रिए यानी समाज के बारे में उनकी समझ के वीवीआई क्वेश्चन ईयर के साथ में आज प्रीवियस ईयर के साथ में बताने वाला हूँ। इससे ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और किस तरीके से हम और भी तैयारी करके अच्छे मार्क्स यानी पा सके। दूसरी चीज, मैं हर एक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की सैर पे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? ये जो अल बरूनी है ये है कौन, और ये जो भारत आया था किस शासक के साथ आया था? ये जो क्वेश्चन है 2011, 2015 और 2019 यानी 3 साल में पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अल बरूनी है वो भारत किसके शासन काल में आया था यानी किस शासक के साथ आया था। तो है महमूद गजनबी। कौन है? महमूद गजनबी। देखो, अल बरूनी जो था वो मध्य एशिया का एक महान विद्वान था। ये मध्य एशिया का एक महान क्या था? अल बरूनी विद्वान था। ठीक है, ये एक विद्वान था। वह सैनिक नहीं था बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। अल बरूनी जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह महमूद गजनबी के भारत आक्रमण यानी कि जो महमूद गजनबी है जो भारत पे आक्रमण किया था वो कब किया था? 11वीं सदी में किया था। कब किया था? 11वीं सदी में किया था और इसी के साथ वो भारत पहुंचा। महमूद गजनवी भारत को लूटने आया था, याद रखना, एक भारत को लूटने आया था, लेकिन अल बरूनी भारत को समझने आया था। ये लूटने नहीं आया था, ये भारत को समझने आया था। और जो महमूद गजनवी है वो भारत को लूटने आया था। ठीक है ना। यही कारण है कि अल बरूनी का वर्णन सबसे तथस्थ माना जाता है। कहने का मतलब उसने जितने भी वर्णन भारत के बारे में किए हैं वो बहुत ही मिला जुला कर सही किया गया है। जहां महमूद गजनवी तलवार लेकर आया वही अल बरूनी किताब लेकर भारत आया था। तो अल बरूनी के बारे में क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, देखो, और अगर जो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, देखो जो भी चीजें हैं थोड़ा सा डिटेल में जानोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो सबसे पहले यही देखेंगे जो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, हमारे अल बरूनी थे। किताब उल हिंद अल बरूनी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो है वो अल बरूनी की किताब उल हिंद सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने भारत के किस किस बारे में वर्णन किए हैं? तो भारत के इस किताब में उसने धर्म के बारे में बताया है, दर्शन के बारे में बताया है, जाति व्यवस्था के बारे में बताया है, जाति व्यवस्था के बारे में बताया है, रीति रिवाज के बारे में बताया है, रीति रिवाज के बारे में बताया है, और हम बात करते हैं तो विज्ञान और गणित के बारे में भी बात की गई है इस पुस्तक में। विज्ञान और गणित के बारे में भी बात की गई है इस पुस्तक में। तो इसका एकदम निष्पक्ष और वैज्ञानिक वर्णन इस सारी चीज़ों का कहाँ किया गया है? इसमें किताब उल हिंद में। अल बरूनी ने भारतीयों की आलोचना भी की है। इस किताब में वो भारतीयों की आलोचना भी की है, याद रखना, लेकिन तथ्यों के आधार पर, ना कि नफरत से। यानी कि उसने कुछ ऐसे तथ्य देखे उसके आधार पर उसने भारतीयों की आलोचना भी की है किताब उल हिंद में। तो याद रखो किताब उल हिंद अल बरूनी की है। मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? ये भी देखो पूछा गया था 2014 और 2018 में। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेगास्थनीज किस देश का यात्री था, बताओ। तो याद रखना ये यूनान का था। यूनान को हम लोग ग्रीस भी कहते हैं, यूनान को ग्रीस भी कहते हैं। तो मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? तो वो यूनान का था। मेगास्थनीज यूनान ग्रीस का एक राजदूत था। ये ग्रीस यानी यूनान का एक क्या था? राजदूत था। वह सेल्यूकस निकेटर द्वारा भारत भेजा गया था। मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था? तो याद रखना किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत
भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा था। ये भी याद रखना, मेगास्थनीज कहाँ रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? ये भी 2 साल पूछा गया है। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने लिखा है, याद रखना। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें उसने मौर्यकालीन भारत के, यानी इंडिका ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है? मौर्यकालीन भारत के प्रशासन के बारे में लिखा है, प्रशासन के बारे में लिखा है, समाज के बारे में लिखा है, नगर व्यवस्था के बारे में लिखा है, नगर व्यवस्था के बारे में लिखा है, सेना के बारे में लिखा है, पाटलिपुत्र नगर के बारे में लिखा है का, ये सारी चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया गया है इंडिका ग्रंथ में। और किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है, ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ अतिशयोक्ति यानी कि कुछ चीज़ें भी हैं, खैर वो जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिका में बताया गया है कि पाटलिपुत्र बहुत बड़ा और सुंदर नगर था। ये भी कभी कभी पूछता है कि कौन से पुस्तक में बताया गया है कि पाटलिपुत्र बहुत ही सुंदर और बड़ा नगर था, तो वो इंडिका ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है, याद रखना। बहुत सारे यात्री हैं, चीनी यात्री हैं जो भारत आए थे, उसी में से एक यात्री है फाहान। क्या है? फाहान है, फेनसोंग है, ये सारे लोग कौन से? चीनी यात्री थे। तो फाहान भारत किस काल में आया? बताइए, भारत किस काल में फाहान आया था? इस चारों में से किस काल में आया था? बताइए। याद रखना मेरे बच्चों, जो फाहान भारत आया था वो गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल में आया था। फाहान चीन का एक बौद्ध भिक्षु था। ये चीन का क्या था? बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ये चीन का बौद्ध भिक्षु था। कौन? फाहान, ठीक है ना। और ये गुप्त काल में भारत आया था। फाहान चीन का बौद्ध भिक्षु था। वह गुप्त काल यानी गुप्त वंश के किसके काल में कौन राजा उस समय था हमारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फाहान का बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। फाहान ने गुप्त काल को शांत और सुरक्षित काल भी बताया। ये भी याद रखना, जो फाहान है वो गुप्त काल को शांत और सुरक्षित काल भी बताया गया था। तो सबसे पहले याद कर लो, फाहान किस काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। हेनसोंग भारत के किस शासक में आया था? अब हेनसोंग के बारे में बताओ, ये 2 साल पूछा गया है। हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया है। कौन शासक के समय में आया है? हर्षवर्धन शासक के समय में आया है। हेनसोंग 7वीं सदी में चीन से भारत आया था। कब आया था? 7वीं सदी में आया था, चीन से भारत आया था। वह हर्षवर्धन का समकालीन था। कहने का मतलब दोनों एक ही एज ग्रुप में जिंदा थे, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की। जब हेनसोंग भारत आया तो हर्षवर्धन ने हेनसोंग का क्या किया? बहुत सहायता किया और सम्मान दिया। तो हेनसोंग याद रखना, ऐसे भी याद करने का तरीका है, ह से हेन, ह से हर्षवर्धन, ठीक है ना। फ से फाहान, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है तो फिर इसका ट्रिक नहीं बैठ जाता है। तो फाहान का गुप्त काल हम ध्यान में रखेंगे। और हे से हनसिंह और ह से हर्षवर्धन। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो याद रखना है, मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को का क्या था? एक यात्री था। इब्न बतूता, अब देखते हैं मोरक्को है कहाँ? तो ये अफ्रीका में है। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है ना। ये अफ्रीका देश का निवासी था। वह मध्यकाल का सबसे बड़ा मुस्लिम यात्री माना जाता है। इब्न बतूता मध्यकाल का सबसे बड़ा मुस्लिम यात्री माना जाता है। इब्न बतूता के बारे में पता चल गया। इब्न बतूता ने भारत के अलावा चीन, अफ्रीका और अरब की भी यात्रा की थी। अब नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत किस सुल्तान के समय आया? ये तो हमने जाना कि इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, अफ्रीका देश का निवासी था। अब आया किसका शासनकाल में आया था? तो याद रखना, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के शासन काल में भारत आया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों को बहुत ही सम्मान देता था, ठीक है ना।
उसी कारण उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक चीज और जान लो इसमें, इब्न बतूता ने तुगलक को बुद्धिमान लेकिन कठोर शासक बताया था। ये भी है, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही विद्वान बताया, लेकिन बताया वो बहुत ही कठोर शासक थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस भाषा में किया है? जब इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो उसने किस भाषा में वर्णन किया है? तो याद रखना, अरबी भाषा में वर्णन किया है। कितना लोग फारसी लगा देते हैं, गलत है। किसने किया था? अरबी भाषा में किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहिला, इसकी एक पुस्तक है, नाम है रिहिला, सॉरी रिहिला नहीं, रिहिला पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी है। रिहिला पुस्तक इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। यह पुस्तक मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी मध्यकालीन भारत के बारे में अगर जो जानना हो तो रिहिला पुस्तक जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। रिहिला से हमें दिल्ली सल्तनत का न्याय व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, रिहिला, ठीक है ना, याद रखना पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस वर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांसीसी वर्नियर किस देश से आया था, यानी किस देश से भारत आया था? वो इंग्लैंड से आया था, इटली से आया था, फ्रांस से आया था, या पुर्तगाल से आया था? बताओ जल्दी से। तो किस देश से वो भारत आया था? तो याद रखना है कि ये जो आया था वो फ्रांस से आया था। जो फ्रांसीसी वर्नियर, देखो यहाँ से छुपा हुआ है फ्रांसिस, इसने लिख दिया है तो इसका मतलब फ्रांस हो गया, लेकिन कभी कभी फ्रांसिस नहीं डालेगा, सिर्फ डालेगा बर्नियर किस देश से आया था। तो जो बर्नियर है वो कहाँ का निवासी था? वो फ्रांस का निवासी था। ठीक है ना, वह पेशे से डॉक्टर था। फ्रांसिस बर्नियर जो था वो पेशे से क्या था? एक डॉक्टर था। ठीक है, पेशे से एक डॉक्टर था और मुगल दरबार से ये जुड़ा हुआ था, फ्रांसीसी बर्नियर। तो कहाँ का था फ्रांसीसी बर्नियर? फ्रांस का एक निवासी था। देखो यहाँ सिर्फ बर्नियर यूज किया है। बर्नियर भारत के किस मुगल शासक के समय आया था? मैंने अभी बता दिया है ऊपर ही आप लोगों को, किस मुगल शासक के उसमें आया था? औरंगजेब, यानी बर्नियर भारत के औरंगजेब के मुगल शासक में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे जान लिया कि बर्नियर कौन है। तो बर्नियर कहाँ का निवासी है? मेरे साथ दोहराओ, बर्नियर फ्रांस का निवासी है। बर्नियर एक डॉक्टर था। बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर हो गया बर्नियर के बारे में। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और भूमि व्यवस्था की आलोचना की थी। याद रखना, जो बर्नियर आया था तो भारत में जब आया उसने औरंगजेब के शासनकाल में, उसके एरिया में आया, तो उसने कहा कि साम्राज्य की आर्थिक और भूमि व्यवस्था जो है बहुत ही खराब है। ठीक है ना, उसने कहा कि भारत में जमीन पर किसानों का अधिकार नहीं है, यानी जो किसान है उनको, उनका कोई भी अधिकार भारत के जमीन पर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अल बरूनी ने भारत का अध्ययन किस दृष्टि से किया था? धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक, या सभी? तो जो अल बरूनी था वो धार्मिक दृष्टि से भी किया था, सांस्कृतिक दृष्टि से भी किया था और वैज्ञानिक दृष्टि से किया था, यानी इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। इसने तीनों दृष्टि से भारत के बारे में देखा था। उसने भारतीय खगोल शास्त्र की बहुत प्रशंसा की थी, यानी जो भारतीय खगोल शास्त्र है अल बरूनी ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। हेन सोंग किस धर्म से संबंधित था? हिंदू से, जैन से, बौद्ध से, इस्लाम से? तो याद रखना, हेन सोंग जो था चीनी यात्री था और वो बौद्ध धर्म से क्या था? बहुत ही ज्यादा संबंधित था। हेन सोंग एक बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध शिक्षा का एक प्रचारक था, जगह जगह घूमकर बौद्ध शिक्षा लोगों को देता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी। हेन सोंग नालंदा विश्वविद्यालय से क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? यानी तृतीयक है, यानी विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने जो विवरण दिया और लोगों ने उसके बारे में जाना, तो ये जो विवरण है वो
कैसा स्रोत है? पहला स्रोत है, द्वितीय है, यानी प्राथमिक का मतलब पहला स्रोत है, द्वितीय का मतलब दूसरा स्रोत है, या एक साहित्यिक स्रोत है, या पुरातात्विक स्रोत है? तो याद रखना है मेरे बच्चों, ये एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम प्राथमिक स्रोत मानते हैं, ठीक है। क्योंकि यात्रियों ने जो देखा वही लिखा, इसलिए उनके विवरण को हम प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत मानते हैं। फाहान ने किस समाज का वर्णन किया था? इसमें से किस समाज का वर्णन फाहान ने किया था? अभी हमने पढ़ा था कि फाहान कब आया था, तो गुप्त काल में आया था। अभी पिछली बार में हमने पढ़ा फाहान कौन से काल में आया था, तो गुप्त काल में आया था। तो फाहान ने किस समाज का वर्णन किया होगा? दिमाग लगाओ, तो किस समाज का? गुप्त समाज का निर्माण किया होगा। फाहान ने गुप्तकालीन समाज को शांत, समृद्ध और नैतिक बताया। यानी गुप्त समाज जो था बहुत ही शांत था, बहुत ही समृद्ध था, और बहुत ही शांति से लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। अल बरूनी ने कौन सी भारतीय भाषा सीखी थी? बताइए। तो अल बरूनी जब भारत आया था तो उसने संस्कृत जो था वो सीखा था। क्या सीखा था? संस्कृत। संस्कृत सीखकर ही अल बरूनी ने वेद और पुराण के बारे में समझे। अल बरूनी ने वेद और पुराण भी पढ़े थे। तो वेद और पुराण उस समय किस में लिखे थे? संस्कृत में लिखे थे। तो सबसे पहले संस्कृत सीखा और वेद और पुराण के बारे में उसने समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर ने भारत की तुलना किससे की है? बर्नियर जो था, बर्नियर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो कहाँ का था? फ्रांस का था। तो बर्नियर जो था वो भारत की तुलना किससे की है? तो वो यूरोप से की है भारत की तुलना। बर्नियर भारत को यूरोप से पिछड़ा मानता था, इसलिए उसकी आलोचना पक्षपातपूर्ण थी। ये उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान में रखना। इब्न बतूता का पेशा क्या था? अभी इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका पेशा क्या था? तो काजी था वो। इब्न बतूता, अभी मैंने बताया दिल्ली का काजी भी बनाया गया था। तो एक काजी था, एक मुस्लिम में काजी पद होता है जो शादी विवाह करवाता है। जिस तरीके से ब्राह्मण में पंडित जी होते हैं, तो मुस्लिम में क्या होता है? काजी होता है। तो इब्न बतूता का पेशा क्या था? तो एक काजी वो था, ठीक है ना। तो काजी इस्लामी न्यायाधीश माना जाता था उस समय, और न्यायाधीश होता था, यानी ये जो बोल दिया वही किया जाता था इस्लाम में, ठीक है ना। तो काजी को न्यायाधीश भी कहते हैं, ऐसे लिखना, ठीक है। इब्न बतूता को यह पद दिल्ली से मिला था। हेन सॉन्ग भारत क्यों आया था? बताइए। हेन सॉन्ग जो था वो भारत बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु आया था। याद रखना, व्यापार के लिए नहीं आया था, राजनीतिक के लिए नहीं आया था, युद्ध के लिए भी नहीं आया था, वो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु आया था, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, वह बौद्ध धर्म को गहराई से समझना चाहता था। यात्रियों के विवरण से किसका अध्ययन होता है? बताइए। यात्री जब भारत आए और उन्होंने जो किताब लिखी या पुस्तक लिखी, जो भी लिखी, उससे हमें जो ज्ञान जो मिलता है, ज्ञान कहने का मतलब डिटेल जो मिलता है उस समय का, तो किसका अध्ययन मिलता है? समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, या सभी? तो याद रखना मेरे बच्चों, समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो हम इसका कह सकते हैं आंसर जो होगा वो तीनों होगा, यानी उपरोक्त सभी। यानी वो समाज के बारे में भी लिखते थे, धर्म के बारे में भी लिखते थे, और यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में भी डिटेल वो देते थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अल बरूनी ने भारत के किस पहलू का विस्तृत अध्ययन किया था? जब अल बरूनी भारत आया तो वो किस बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया, यानी किस चीज के बारे में वो सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी कि वो जाने, समझे और उसके बारे में लिखे? क्या वो राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, समाज और संस्कृति के बारे में, या सैन्य व्यवस्था के बारे में? तो सबसे ज्यादा वो समाज और संस्कृति के पहलू पर विस्तृत अध्ययन किया था। याद रखना, अल बरूनी केवल घटनाएं नहीं लिखता था, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति को समझने की कोशिश करता था। जिसने भारतीय समाज को देखा, उसने जाति प्रथा उस समय का देखा, उसने धार्मिक विश्वास देखा, उसने कि लोगों का जो धार्मिक विश्वास था वो चरम पर था, धार्मिक विश्वास देखा उसने, रीति रिवाज देखी उसने, दर्शन देखा उसने, और शिक्षा, दर्शन और शिक्षा, ये सब के बारे में उसने क्या किया? बहुत ही डीपली अध्ययन किया,
बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। वह भारत को अंधविश्वासों वाला देश भी कहता था। ये गधा जो था अल बरूनी, ये भारत को क्या बोलता था? अंधविश्वासों वाला देश कहता था, लेकिन साथ ही उसकी बौद्धिक परंपरा की भी प्रशंसा वो करता था। ठीक है ना? तो ये सारी ध्यान रखें। तो अल बरूनी भारत को देखने नहीं समझने आया था, बस यही याद रखना। अल बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक किताब उल हिंद, अभी पहले हमने देखा कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अल बरूनी ने लिखी। वो किस विषय पर लिखा था? भारत के भूगोल के बारे में लिखा था, भारतीय धर्म और समाज के बारे में लिखा था, भारत का सैन्य इतिहास के बारे में लिखा था, या व्यापार व्यवस्था के बारे में लिखा था? याद रखना, भारतीय धर्म और समाज के बारे में, भारतीय धर्म और समाज के बारे में इसने किताब उल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद कोई कहानी नहीं बल्कि एक रिसर्च बुक है। इसमें अल बरूनी ने क्या लिखा? हिंदू धर्म के बारे में लिखा। क्या लिखा? हिंदू धर्म के बारे में लिखा, दर्शन के बारे में लिखा, सामाजिक नियम के बारे में लिखा, सामाजिक नियम के बारे में लिखा, और वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में भी इसने लिखा, को व्यवस्थित रूप से समझाया। यह पुस्तक आज भी इतिहासकारों के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत में से एक है। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता बतलाया था। ठीक है। फाहान किस उद्देश्य से भारत आया था? फिर हम बात कर रहे हैं फाहान के बारे में। फाहान कब आया था? तो गुप्त काल में आया था। तो किस बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया था उसने? सीधी सी बात है, फाहान चीन का बौद्ध भिक्षु था और उसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना, बौद्ध नियमों को समझना और उन्हें चीन ले जाकर प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बौद्ध धर्म का अध्ययन के लिए वो आया था। ठीक है ना। फाहान कोई बौद्ध विहारों में रहा, कई दिन रहा और उसका अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेन सोंग ने भारत की यात्रा किस सदी में की थी? याद रखो, किस सदी में हेन सोंग ने की थी? तो याद रखना वो 7वीं सदी में की थी। हेन सोंग भारत की यात्रा 7वीं सदी में की थी। ठीक है। हर्षवर्धन शासन कर रहा था उस समय, ये भी याद रखना। ह से हेन सोंग और ह से क्या था? हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन उस समय शासन कर रहा था। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। हेन सोंग का विवरण इस काल का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। उसने लिखा कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। इब्न बतूता भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ? अभी मैंने बताया कि किस पद पर डेली गड़बड़ा रहा है। इब्न बतूता काजी के पद पे क्या हुआ था? उसको रखा गया था। इब्न बतूता को याद रखना है, काजी के पद पर। और काजी क्या था? एक इस्लामिक न्यायाधीश माना जाता था काजी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों को सम्मान देता था, इसी कारण इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया गया। इस पद पर रहकर इब्न बतूता ने न्याय व्यवस्था, दंड प्रणाली, प्रशासन को नजदीक से देखा। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत पुस्तक का नाम क्या? फिर देखो एक ही चीज, एक क्वेश्चन थोड़ा सा फिर रिपीट हुआ है। नहीं, हाँ, ये रिपीट नहीं हुआ। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत पुस्तक का नाम क्या? तो याद रखना रिहिला। यात्रा वृत्तांत किस में लिखा है उसने? रिहिला में लिखा है। रिहिला अभी मैंने बताया किस भाषा में है? तो रिहिला अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इसमें इब्न बतूता ने अपनी पूरी यात्राओं का वर्णन किया है रिहिला में। ठीक है ना। इस पुस्तक में यह बताया है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था, भारतीय समाज की विविधता कैसी थी, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, ये सब इसने रिहिला में लिखा था। ठीक है ना। रिहिला से हमें तुगलक कालीन भारत का प्रत्यक्ष चित्र मिलता है। जो तुगलक काल था, तुगलक काल जो था उसके बारे में रिहिला से हमें प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, याद रखना। फिर आया फ्रांसीसी बर्नियर भारत में किस रूप में आया था? व्यापार के रूप में, यात्री के रूप में, चिकित्सक के रूप में, सैनिक के रूप में? बताओ। बर्नियर जो आया था वो किस के लिए आया था? अरे अभी मैंने बताया था फ्रांसीसी बर्नियर एक डॉक्टर था। क्या था? एक डॉक्टर था। तो वो चिकित्सक के रूप में बाहर आता था। डॉक्टर क्या था? चिकित्सक के रूप में। देखो, फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से डॉक्टर था। वह मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था और उच्च वर्ग के संपर्क में रहा। और ये मुगल दरबार में किसके काल में आया था? औरंगजेब के काल में आया था। इसी कारण उसका मुख्यतः दरबारी जीवन, आर्थिक व्यवस्था, भूमि प्रणाली पर केंद्रित था। ठीक
ठीक है ना। तो बर्नियर ने किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। बर्नियर ने भारत की किस व्यवस्था की आलोचना की है, बताइए, इसमें से किस व्यवस्था की आलोचना की है? तो भू राजस्व व्यवस्था। अभी मैंने बताया उसने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया बर्नियर ने। तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि जो अंग्रेज में बोल रहा हूँ कि उस समय मुगल जो थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा कर यानी टैक्स लेते थे, भू राजस्व लेते थे, तो उसकी व्यवस्था के बारे में बर्नियर ने बहुत डिटेल में बताया है। जमीनी राज्य की होती है, यानी जमीन राज्य की होती है, बताया था। किसानों का अधिकार उस समय नहीं होता था, इसलिए कृषि जो थी पिछड़ी रहती थी। सबसे इसकी तुलना यूरोप से की, इसलिए यूरोप का भी यही हाल था उस समय, इसलिए भारत की तुलना उसने यूरोप से उस समय की थी। किसने? बर्नियर ने। बर्नियर के अनुसार भारत की भूमि व्यवस्था कैसी थी? फिर मैं वही बात आ गया। तो जो बर्नियर के अनुसार था राज्य स्वामित्व पर आधारित थी, यानी कि राज्य का जमीन होता था, किसानों का वो नहीं होता था। यानी बर्नियर ने मुगल काल में जमीन पर राजा का अधिकार होता था, बताया। किसान केवल खेती करता था, इससे किसानों में उत्साह की कमी रहती थी। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत माने जाते? फिर मैं वही क्वेश्चन है, साहित्यिक, द्वितीय या प्राथमिक? तो प्राथमिक माने जाते थे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो विदेशी यात्रियों का विवरण प्राथमिक माने जाते थे। हेन सॉन्ग ने भारत के किस धर्म के केंद्रों का वर्णन किया? सीधी सी बात, किस केंद्र के वर्णन किया है? वो बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। हेन सॉन्ग ने नालंदा, बोधगया, सारनाथ जैसे बौद्ध केंद्रों का विस्तार से वर्णन किया है। उसने बताया कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, हेन सॉन्ग ने बताया था, याद रखना। फाहान ने किस भारतीय शासक काल का वर्णन किया है? बताइए, फाहान जो था वो किस भारतीय शासक के काल का वर्णन करता है? अभी मैंने बताया जो फाहान था वो कब आया था? तो गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल में आया था। और गुप्त काल का उस समय जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो फाहान गुप्त काल में भारत आया, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को शांत, सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण बताया था। उसने लिखा कि दंड बहुत हल्के होते थे और चोरी वहां पे कम होती थी। उस समय गुप्त काल में लोग चोरी बहुत कम करते थे, फाहान ने ये चीज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? बताइए, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ठीक है। यानी मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने पाटलिपुत्र नगर को बहुत ही विशाल और सुरक्षित बताया। इंडिका ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? इसमें से किस विषय से? इंडिका, तो भारतीय समाज और प्रशासन, याद रखना है, ठीक है ना। इंडिका में मौर्यकालीन भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। विदेशी यात्रियों ने भारत की किस विशेषता की प्रशंसा की? विदेशी यात्रियों ने भारत की किस विशेषता की उसने प्रशंसा की थी? तो याद रखना है, धार्मिक सहिष्णुता, यानी लोग धर्म के प्रति बहुत ही सहिष्णु थे, यानी बहुत ही एक्टिव थे। उसके बारे में अधिकांश यात्रियों ने लिखा कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने की स्वतंत्रता थी, लोग अलग अलग पूजा पद्धतियों को स्वीकार करते थे। हेन सॉन्ग ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के सह अस्तित्व का उल्लेख किया था, यानी दोनों धर्मों के बारे में उसने बताया था। ये क्या होगा, एक सेकंड रुक जाओ। दोनों धर्मों के बारे में बताया था। इब्न बतूता ने भारत के किस क्षेत्र का अधिक वर्णन किया है? दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का या पश्चिमी भारत का? किसका सबसे ज्यादा? वो तो उत्तर भारत का वो सबसे ज्यादा क्या था? अधिक वर्णन किया है इब्न बतूता ने। क्योंकि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत से जुड़ा था, इसलिए उसे मुख्यतः दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के बारे में उसने वर्णन किया है। अल बरूनी ने भारतीय समाज के किस विशेषता पर बल दिया है? अल बरूनी ने जाति व्यवस्था पर बल दिया। अल बरूनी ने भारतीय समाज के जाति व्यवस्था पर बल दिया है, ठीक है ना। उसके अनुसार जाति व्यवस्था समाज को एक दूसरे से क्या करती थी? अलग करती थी। उसने लिखा कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय बाहरी लोगों से दूर रहते हैं। बर्नियर के अनुसार भारत यूरोप से किस मामले में पीछे था?
यूरोप से किस मामले में भारत पीछे था, बताओ जल्दी से। तो सामाजिक आर्थिक विकास, क्या था, सामाजिक आर्थिक विकास। बर्नियर भारत को यूरोप से कम विकसित मानता था, उसका दृष्टिकोण यूरोपीय था, इसलिए वह भारत की आलोचना करता रहता था, इच्चोट्टा बर्नियर। ठीक है। हेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, तो सीधी सी बात है, किसका वर्णन किया उसने, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उसने बताया नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है, यहाँ हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। फहान की यात्रा से किस काल की जानकारी मिलती है, रिपीट हो गया है, किसका, गुप्त काल की, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है इसलिए रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है ना, कोई बात नहीं। इब्न बतूता के विवरण से किस सुल्तान के शासन की जानकारी मिलती है, बलबन, अलाउद्दीन, मुहम्मद बिन तुगलक। किसकी, मुहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। विदेशी यात्रियों ने भारतीय समाज को किस रूप में देखा था, एक रूप में देखा, विविधतापूर्ण, पिछड़ा, असभ्य। तो विदेशी यात्रियों ने भारतीय समाज को किस रूप में देखा था, तो विविधतापूर्ण, यानी अलग अलग विविध प्रकार के लोग यहाँ पे, विविध प्रकार की जातियां, विविध प्रकार के धर्म के लोग एक साथ यहाँ पे रहते थे, तो विविधतापूर्ण हम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अल बरूनी ने भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन किस आधार पर किया था, तो संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया था। अल बरूनी ने भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि वेद और पुराण उसने संस्कृत में पढ़े थे सीख के। बर्नियर ने भारत के किस वर्ग की स्थिति सबसे कमजोर बताया था, तो उसने किसान की स्थिति को क्या किया था, बर्नियर ने सबसे कमजोर बताया था। उसने लिखा कि किसान हमेशा गरीब रहता है। हेन सॉन्ग के विवरण से किस धर्म के पतन की जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म क्या बोल रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। फहान ने भारत के किस पक्ष की प्रशंसा की है, यानी कि क्या बताया कि कौन सा पक्ष भारत का सबसे अच्छा है, तो उसने बताया था धार्मिक सहिष्णुता। इब्न बतूता ने भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे बताया है, भारत की न्याय व्यवस्था को उसने बताया है कठोर। क्या बताया है, कठोर। विदेशी यात्रियों के विवरण को किस प्रकार का इतिहास लिखा जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। ठीक है ना। बर्नियर की रचनाएं किस काल से संबंधित है, तो बर्नियर की रचनाएं किससे है, वो मध्यकालीन से संबंधित है, याद रखना है, मध्यकालीन से संबंधित है। यात्रियों के नजरिए अध्याय का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय समाज की विदेशी दृष्टि को समझना, यानी भारतीय समाज की विदेशी दृष्टि को समझना। तो मेरे बच्चों, मैंने इस चैप्टर का जो मेन वीवीआई क्वेश्चन है बता दिया है। इससे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। अब चैप्टर 6 जो हिस्ट्री का है वो मैं लेकर अगले वीडियो में तुम लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए अगर जो चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।